आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, टेंसाइल, परसेंटेज एलोंगेशन और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो आपको पता होना चाहिए, जब हम कोई पीस है, आपका वर्क पीस है, माना कि कोई आपका वर्क पीस है, ये आपका वर्क पीस है, अब इसकी लेंथ को आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, तो टेंसाइल फोर्स लगाओ तो क्या होगा, हल्का सा आपने मार्किंग किया हुआ है, ये आपने 2 पॉइंट लिया है, इसको मार्क किया, क्या कह रहे हैं, इसको मार्किंग को हम गेज लेंथ। अब इसको आपने यूटीएम मशीन में आप होल्ड कर रखे हो, यूटीएम मशीन में आप होल्ड कर रखे हो, मतलब क्या है, यूटीएम मशीन में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आपने होल्ड कर रखा है। होल्ड करने के साथ जैसे ही आप और टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से आप पीपी फोर्स आप लगाएंगे, तो क्या होगा, बीच में हल्का सा नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेकिंग और स्टार्ट होगी तो और क्रैक करेंगे तो क्या होगा, ये दो दो शेप में टूट जाएगा। एक बनेगा कोन, ये आपका कोन की शेप में बनेगा, दूसरा बनेगा कप। तो कोन और कप की शेप में टूट जाता है। तो जब भी हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं किसी भी स्पेसिमेन का, तो कोन और कप की शेप में टूट जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल का ही जब हम करते हैं तब, ब्रिटल मटेरियल में कोन कप नहीं मिलेगा, डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाएगा। तो क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, गेज लेंथ और इसके एरिया में क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम बता रहे। तो यहाँ हम देखें आगे नीचे की तरफ, तो आपको जैसे मैंने बताया परसेंटेज इलोंगेशन इन एलोंगेशन, तो एलोंगेशन का मतलब होता है लेंथ, तो परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ कैसे, माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, माना कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये देख रहे हैं स्पेसिमेन है जिसकी लेंथ है 100 mm लेंथ है, ठीक है। अब दोनों तरफ से आपने क्या किया है, टेंसाइल फोर्स लगाया है। टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, दोनों क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट लेंथ हुआ तो कितना होगा, इसकी लेंथ 150। आप ये पूछ रहे हैं कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसका, परसेंटेज एलोंगेशन। तो 100 आपका इनिशियल था, इनिशियल लेंथ था 100, तो एलओ हमने डिनोट किया है, मतलब ओरिजिनल गेज लेंथ। एलएफ आपका क्या है, फाइनल गेज लेंथ। तो आपका परसेंटेज कोई भी चीज का निकालते हैं तो आप इसको एल एफ माइनस में एलओ अपॉन में एलओ करते हैं। मतलब जैसे कि आपके क्या है परसेंटेज, आपको 10th मार्क्स में कहा जाए कि आपके 500 नंबर का एग्जाम था 10th क्लास में, ठीक है, और एग्जाम था, ठीक है, और उसमें एग्जाम था 500 नंबर का, लेकिन आपके आए 400, ठीक है, तो फाइनल तो आपका 500 आया था, फाइनल गेज लेंथ आपका क्या है 400। तो कई बार डिक्रीमेंट भी होता है, तो आप 500 माइनस में 400 अपॉन में क्या लगाते हैं 400, तो मतलब कितना एलोंगेशन, कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो आप इसे इनटू में 100 करके निकाल देते, तो कितना आ जाएगा 100/4। तो मतलब कुल मिला के 25% क्या होगा आपका डिक्रीज हो गया, आपके परसेंटेज डिक्रीज हुए। तो उसी प्रकार से जब उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं, जब आप एलोंगेशन की बात करते हैं तो एलोंगेशन मतलब इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट में आप एलोंगेशन में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एलोंगेशन में आपका लेंथ बढ़ रहा है, आपका क्या है लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फाइनल लेंथ आपका कितना था, गेज लेंथ 150, इनिशियल लेंथ 100। तो ये फॉर्मूला है एल एफ माइनस में फाइनल लेंथ माइनस में इनिशियल लेंथ अपॉन में इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ। तो 150 माइनस में 100 अपॉन में 150 अपॉन में 100 इनटू में 100, तो ये करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस में 100 50। तो 50% क्या होगा आपका इंक्रीज इन लेंथ, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। सिमिलरली बात करें हम परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, तो क्या है आप गेज लेंथ तो बढ़ती है, आप क्या है इसकी लेंथ जब आप टेंसाइल फोर्स लगाओ तो इसकी लेंथ तो बढ़ती है, लेकिन इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे आप देखोगे तो हल्का सा क्या हुआ डिक्रीमेंट हो जाता है, कोन और कप की शेप में बनेगा तो ये क्या हुआ डिक्रीमेंट हो जाता है। तो एरिया डिक्रीमेंट होगा, मान लिया पहले एरिया आपका था 500 mm का, 500 mm स्क्वायर, लेकिन आफ्टर जब एरिया डिक्रीमेंट हुआ
तो इसका 400 mm² हो गया। तो कितना आपका डिक्रीमेंट हुआ? तो ये आपका AO है, मतलब ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जब हमने फोर्स लगाया तो ब्रेक हो गया, तो इसको हमने मेजर किया, तो इसका आफ्टर क्या हो गया आपका फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया EF 400। तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे, तो 500 माइनस में 400 अपॉन में 500 इनटू में 100, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 5, तो ऊपर आएगा 100 अपॉन में 5, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 20%। तो मतलब क्या है कि आपका 20% जो है ये रिडक्शन इन एरिया है। तो इस तरह से आप कोई भी आता है न्यूमेरिकल भी निकाल सकते। तो सारा ये डिपेंड करता है आपका गेज लेंथ के ऊपर। ये जो आपका गेज लेंथ है, वर्क पीस का जो आपका गेज लेंथ है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये आपका एलोंगेशन कहलाएगा, यहाँ पे जब लेंथ बढ़ जाती है तो एलोंगेशन, और जब एरिया यहाँ डिक्रीमेंट होता है यहाँ पे आपका क्या हुआ रिडक्शन इन एरिया। ये एलोंगेशन इन लेंथ, एलोंगेशन इन लेंथ, और यहाँ पे रिडक्शन इन एरिया। तो इस तरह से कभी भी टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो आपका क्या होगा, लेंथ तो बढ़ती है लेकिन एरिया आपका घट जाता है उस स्पेसिमेन पे, इस पोर्शन पे जब आपका ब्रेकिंग होगा। तो यहाँ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थिन सिलेंड्रिकल शेल। तो शेल का मतलब क्या होता है, थिन सिलेंड्रिकल शेल। तो अगर आपका कोई भी वेजल, आपको पता है कोई भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में आप कोई भी शेप आप लेते हैं, जैसे टैंक हो गया, बॉयलर हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, जिसके अंदर आपके फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मींस आपके या तो गैसियस फॉर्म में रहते हैं या फिर लिक्विड। तो उस फॉर्म में जो भी चीजें आप ये चीजें रहते हैं उनको हम कहते हैं वेजल। जो उसकी जो वेजल कहते हैं, तो जो उनकी परत होती है वो बहुत ही थिन होती है, जो उसका जो है जो कवर सरफेस एरिया जो होता है बहुत ही पतली होती है, और उसका डायमीटर भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि थिन सिलेंड्रिकल सेल है या फिर थिक सिलेंड्रिकल सेल है? सेल का मतलब क्या है, वेजल का मतलब कोई भी खोखला भाग, जैसे कि आपके पानी की टंकी देख रहे हैं, तो वो एक सेल का काम करता है। आपका डाया बड़ा होता है लेकिन उसकी थिकनेस जो है, इसका थिकनेस थोड़ी कम होती है। कितनी कम होती है? तो यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, इन जनरल इफ द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ अ वेसल इज लेस देन 1/20th डायमीटर इट इज नॉन एज थिन सिलेंड्रिकल शेल। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी जॉब का, मान लिया कोई आपकी पानी की टंकी है, इसका जो डाया जो है, मान लिया इसका डाया जो है आपका, इसका डाया आपका, यहाँ अगर डाया की बात करें तो इसका डाया 100, मान लिया इसका 100 मीटर है। 100 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, मान लिया इसका 5 मीटर है। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी मीटर है, तो ये मान लीजिए आपका 10 मीटर है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बॉयलर का टाइप है, तो 10 मीटर है। ठीक है, अब इसको आपका थिक कैसे कहेंगे? तो इसका जो थिकनेस, इसका जो वॉल है, ये आपका वॉल कहलाता है। ये जो इसका देख रहे हैं इसको वॉल कहते हैं। और इसका वॉल का थिकनेस जो है अगर डायमीटर के 1/20th है, तो जैसे मान लिया डायमीटर कितना है आपका 10 मीटर, 10 मीटर है, तो इसको आपको mm में कन्वर्ट कर दिया तो 10,000 हो गया, और इसकी थिकनेस जो है 1,500 दे रखा है। तो कैंसिल आउट करोगे तो इसका डाया आपका थिकनेस जो है कितना आ रहा है, आप करीब 1/20th से भी कम आ रहा है, 1/15 आ रहा है करीब। तो इस सिचुएशन में बात करें तो आप उस वेजल को, अगर किसी जॉब का डाया आपका 100 है, ठीक है, ध्यान दे, सिंपल, किसी आपका ड्रम का डाया 100 है और थिकनेस आपकी उसकी जो है 19, 17, 16, 15, मतलब इससे कम है 1/20th, मतलब बात करें 100 का 1/20th कितना हो गया, 100 का 1/20th का मतलब, सॉरी देखे 5, मतलब 5 mm से, सॉरी एक ध्यान दीजिए एक बार, 100 मीटर, ध्यान दीजिए 100 mm है का डाया है, और
उसका थिकनेस जो है 1/20 से कम है, मतलब 100 का 1/20 करें तो कितना आ जाएगा 5 mm, और उसका जॉब का थिकनेस जो है 2 mm, 3 mm, 1 mm के करीब आ रहा है, तो उतने पतले, तो उसको हम कहते हैं थिन सिलेंड्रिकल शेल। क्लियर हो गया आप सभी को? थिन सिलेंड्रिकल शेल का मतलब किसी जॉब का डाया x है और उसका थिकनेस 1/20 डाया है, तो उसको हम कहते हैं थिन। अगर उससे 1/20 से ज्यादा है, अगर थिकनेस आपका 10 mm हो गया, 8 mm हो गया, है ना, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे थिक सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? बात करें कुछ फेलियर हो जाती है। अब हम कोई भी वेजल है, कोई भी इंटरनल प्रेशर है, अब ध्यान दीजिए, तो इसमें दो तरह की फेलियर होती है ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। जैसे कि आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं घर में, तो उसके अंदर क्या होगा, अंदर जो है काफी प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे आप कहीं देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी वेजल है आपका सिलेंड्रिकल शेप में है, इसके अंदर जो है आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर क्रिएट होगा तो इसके क्या है, वॉल से टकराएगा। क्या होगा, इसके वॉल से जो इसके टकराएगा, इसकी जो बाहरी दीवार है, उस परत है, इससे टकराएगा। अगर इसका प्रेशर, अगर इसकी क्षमता जो है, मान लिया 10 बार प्रेशर है, मतलब 10 न्यूटन पर mm² जो है इसको प्रेशर को झेलने की क्षमता है। अब लेकिन जब अंदर जो है, इसका अंदर प्रेशर इसका 12 है, 12 न्यूटन पर mm², तो क्या होगा, ये फट जाएगा, फेल कर जाएगा और ये ब्रेक हो सकता है। तो कैसे ब्रेक होगा, ये क्वेश्चन है। तो दो तरह से ब्रेक होता है, जैसे ये देख रहे, या तो बीच में से पार्टीशन के थ्रू ऐसे अलग अलग हो जाए, जो आपका सिलेंड्रिकल जॉब था, ये आपका सिलेंड्रिकल जॉब है, तो या तो इसके बीच में से कट जाए, या फिर दूसरा ऐसे कट जाए, या तो एक्सियली कटे या फिर परपेंडिकुलरली इस तरह से कट जाए। तो दो शेप में जो है आपका फेलियर हो जाता है थिन सिलेंड्रिकल शेल का। कैसे फेलियर हो जाता है, क्योंकि जो अंदर का प्रेशर जो है इसके लिमिट से ज्यादा है, अंदर का प्रेशर जो है इसकी लिमिट से ज्यादा है, तो ये आपका कहलाता है। यहाँ पर दीजिए, तो इसमें जो है एक तो इंटरनल प्रेशर भी होता है, साथ के साथ स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। तो स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल शेल, तो थिन सिलेंड्रिकल शेल में स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है, तो दो तरह के स्ट्रेस क्रिएट होते हैं। कैसे कैसे होता है, देखिए, क्यों, वी नो दैट अ थिन सिलेंड्रिकल शेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर। तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है। इससे क्या होगा, उसके जो वॉल होते हैं उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपके थिन सिलेंड्रिकल दो पार्ट में आपका टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है, एक सरकमफेरेंशियल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। तो कैसे होता है सरकमफेरेंशियल लॉन्गिट्यूडनल, आगे देखते हैं। सरकमफेरेंशियल का मतलब पूरे सरकमफेरेंस पे, ध्यान दीजिए, ये आपका सिलेंड्रिकल शेल है, इसके अंदर जो है आपका प्रेशर क्रिएट हो रहा, बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अंदर जो है पी, अंदर काफी इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इस शेप में आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंशियल, क्योंकि ये हल्का सर्कल पे है, आधे मतलब सेमी सर्कल की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो सर्कल का जहां वर्ड आ जाए पूरे सरकमफेरेंस उसको बोल देते हैं। तो उसको हम नाम सरकमफेरेंशियल वर्ड कहां से आया, आपका सरकमफेरेंस से। कहां से आया सरकमफेरेंशियल, सरकमफेरेंस से। तो सरकमफेरेंस किसका होता है, ट्रायंगल का होता है, रेक्टेंगल का होता है, किसका होता है, सरकमफेरेंस आपका किसका होता है, सर्कल का होता है। सर्कल, तो सर्कल आपका पता है, आप सर्कल जो है आपका जो सिलेंडर होता है, उसका सिलेंडर को अगर आगे वाले पार्ट को बात करें तो ये आपका सर्कल ही है ना। तो इसके अंदर जो है आपका जो है प्रेशर क्रिएट होगा, तो आपका स्ट्रेस क्रिएट होगा, उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, या फिर इसको हम हूप स्ट्रेस भी बोल देते हैं। दो वर्ड है, आप सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या फिर हूप स्ट्रेस। तो अगर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो आपके दो तरह में आपके डिवाइड हो जाएंगे, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, दूसरा वाला ऊपर वाला भी इस तरह से। तो दो ट्रो कहते हैं, दो पार्ट को हम यहाँ पे ट्रो कह रहे हैं, मतलब खोखला पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है।
अगर एक्सिस मात्रा में अगर प्रेशर इसके अंदर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो क्या है, फट जाएगा। तो फटेगा भी कैसे, आपके सरकम ट्रॉ की शेप में, मतलब हल्का सा सरकमफेरेंशियल शेप में फटेगा। तो इसका कुछ फॉर्मूले भी याद आते हैं। आपकी प्रेशर लेंथ ऑफ वेसल एल हो गया, डायमीटर ऑफ सेल स्मॉल डी हो गया, टी क्या होगा, थिकनेस ऑफ सेल कैपिटल स्मॉल टी, पी क्या होगा, इंटरनल प्रेशर। तो सरकमफेरेंशियल का, इसका सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है आप, तो सिग्मा सी बाई इक्वल टू पी डी बाई 2t। तो आपको सभी को पता है स्ट्रेस क्या होता है, परपेंड फोर्स अपॉन में एरिया, है ना, सभी को पता है, लोड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पी क्या है, इंटरनल प्रेशर है, ध्यान दीजिए। लेकिन आप पी पढ़े हैं ये आपका लोड को, तो आप मिसअंडरस्टैंड ना हो, ध्यान दीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिग्मा सी को आप पी डी बाई 2t कर रहे हैं। 2t का मतलब क्या है, एक थिकनेस ये है, ये आपका थिकनेस, एक थिकनेस ये है और दूसरा वॉल का थिकनेस ये है। तो 2t आपके थिकनेस का यूज कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। सिलेबस में सिंपल एक डायग्राम बनाना है, फॉर्मूला लिखना है बस, और कुछ नहीं। इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या है, जैसे कि आपका जॉब है, आपको पता है, आपका सिलेंड्रिकल की शेप में ले रहे हैं, तो आपका जो ब्रेक हो रहा है इस तरह से ब्रेक होगा। आपका ब्रेक किस तरह से हो रहा है, आपका इस तरह से ब्रेक हो रहा है ना। तो ब्रेक होगा तो इस ट्रायंगल की शेप में बन रहा है, देख रहे हैं, हल्का सा लॉन्गिट्यूडनल शेप में बन रहा है आपका। तो इसको हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल टाइप का। तो लॉन्गिट्यूडनल टाइप का स्प्लिट आपके दो पीस में हो रहे हैं, दो तरह के। जैसे देखे, let us consider a thin cylindrical subjected to internal pressure P। एक आपका thin cylindrical है जिसका आपका इंटरनल प्रेशर क्या है, P है। एंड वी नो दैट रिजल्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर, अगर यहाँ का प्रेशर मान लिया जाए, इसकी कैपेसिटी जो है इसकी, ध्यान दीजिए, इसकी कैपेसिटी जो है आपकी अगर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की है, ध्यान दीजिए, और इसके अंदर बहुत ज्यादा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रेशर ही आ जा रहा है, तो क्या होगा, ये फट जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, ये आपस में ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने की स्थिति में एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, सिग्मा एल। तो सिग्मा एल को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला वही है, पी डी बाई या 4t। 4t क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पूरे 4 वॉल है, यहाँ पे 4 वॉल है। एक वॉल की थिकनेस ये रही टी, दूसरे वॉल की थिकनेस ये रही टी, तीसरा वॉल का थिकनेस ये रहा ये टी, और चौथा वॉल का थिकनेस क्या है ये। तो टोटल कितने टी हो गए, 4। तो इस तरह से सिंपल आप लिख सकते हैं, सिग्मा एल इक्वल टू पी डी बाई 4t। हम दोनों के रिलेशन की बात करें, आप लोगों ने दोनों टर्म पढ़ा, आप लोगों ने 2 टर्म पढ़ा। सिग्मा सी को आप, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस को आप पी डी बाई 2t से आप लोगों ने पढ़ा। सिग्मा एल को आपने 2 पार्ट में पढ़ा, पी डी बाई 4t, बस ये है, आप लोगों ये पढ़ा। तो यही केवल आपको याद रखना, एक डायग्राम। अब इन दोनों में रिलेशन आता है सिग्मा एल और सिग्मा सी की। तो अगर मैं यहाँ इस वैल्यू को, ध्यान दीजिए, पी डी बाई 2t लिख दूं इनटू में 1/2, तो बात वही है। इसको अगर मैं यहाँ पे अगर ये लिख दूं तो बात वही है, तो सिग्मा एल, ठीक है। और ये टर्म आप लोगों ने पढ़ा था क्या, ये वाला सिग्मा सी की वैल्यू। तो यहाँ पे सिग्मा सी इक्वल टू या सिग्मा एल इक्वल टू सिग्मा सी बाई 2। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होता है आपका, सिग्मा सी का हाफ होता है। तो ये आपका रिलेशन है। तो नॉर्मल एक न्यूमेरिकल भी आता है, तो नॉर्मल एक छोटा सा यही न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा कि एक बॉयलर है, स्टीम बॉयलर ऑफ 800 mm डायमीटर इज मेड अप ऑफ 10 mm thick plate. If the boiler is subjected to internal pressure 2.5 megapascal, find circumferential and longitudinal stress in the boiler plate. तो कोई बॉयलर है, ध्यान दीजिए, ये आपका कोई बॉयलर है, बहुत ज्यादा बड़ा ये बॉयलर है, ठीक है। इस बॉयलर की अपनी अलग अलग लेंथ होगी, इसका डाया होगा,
इसका डाया अलग होगा, लेंथ अलग होगी और इसके अंदर प्रेशर भी होगा। तो ये सारी चीज दे रखी है। डाया कितना 800 mm, थिकनेस दे रखा है, इस बॉलर के बीच का आपका थिकनेस भी होता है, तो थिकनेस 10 mm दे रखा है। और प्रेशर जो है, इंटरनल प्रेशर जो है आपका क्या है 2.5 मेगा पास्कल। तो 2.5 मेगा का मतलब क्या होता है 10⁶। और अब पास्कल को आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हो, तो 10⁶। और 1 मीटर को आप क्या बोलते हो 1000 mm। ये सभी को पता है 1 मीटर को क्या बोलते हैं 1000। तो 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 1000 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1000 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आपका 10⁶। तो 10⁶/6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो था 2.5 वही रह जाता, बस क्या है यूनिट क्या होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। बाकी आपको फॉर्मूला पता है ही, सिग्मा सी जो है हुप स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस PD/2T है, और सिग्मा एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का PD/4T है। तो सारी वैल्यू को आप पुट कर देंगे, इससे आपकी सारी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है।